एक ऐसे नेता बने जिन्होंने एक समय 3 अलग अलग राज्यों से लोकसभा का चुनाव लड़ा, और जब उनको कोई भी नेता ये चैलेंज कर देता कि इस इलाके से चुनाव लड़ करके दिखाएं, तो उन्होंने वो करके दिखाया, भले ही वो हारे या जीते। उनके जीवन का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट था जब उन्होंने भारतीय जनता पार्टी की सरकार को बनाने में अपना सहयोग किया। देश की संसद में जब ट्रैक्टर पर टैक्स लगाया गया, तो भी वो ट्रैक्टर लेकर के संसद में जाने वाले भारत के पहले सांसद बने थे, इकलौते सांसद वो बने थे। और भूपेंद्र सिंह हुड्डा और दीपेंद्र सिंह हुड्डा पर प्रदेश की जनता ने इस बार अपना दांव लगाने का मन बनाया हुआ था, लेकिन गलत टिकट वितरण की वजह से और कांग्रेस की आपसी फूट की वजह से पार्टी सत्ता से दूर रही। कि आखिर वो कौन सा ऐसा चेहरा हो सकता है जिस पर हरियाणा प्रदेश की जनता विश्वास करके उसको अपना नेता मान सकती है। जो नमस्कार, मैं प्रद्युमन जोशीला। सभी दर्शकों से अनुरोध है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, अपने बहुमूल्य कमेंट्स अवश्य लिखें। आपका इस वीडियो में जो हम विश्लेषण करने जा रहे हैं उसके ऊपर आपकी क्या राय है वो आप जरूर लिखें। आज के इस वीडियो में हम चर्चा करने जा रहे हैं कि आखिर हरियाणा प्रदेश में कौन सा ऐसा नेता उभर करके सामने आ सकता है जिस पर हरियाणा प्रदेश की जनता आगे अपना जो है उनको नेता मान सकती है, या हरियाणा प्रदेश की जनता के लिए संघर्ष कौन नेता कर सकता है। 8 अक्टूबर को जब चुनाव का परिणाम आया, उसके बाद हरियाणा प्रदेश की राजनीति के हालात, सिनेरियो पूरी तरह से बदल गए। भारतीय जनता पार्टी की तीसरी बार सरकार आ गई और एक बहुत बड़ा धड़ा प्रदेश का ये चाह रहा था कि बीजेपी ना आए। उन्होंने बाकी सारी पार्टियों को दरकिनार करके कांग्रेस पार्टी को बड़ी बंपर वोटिंग की, लेकिन कांग्रेस पार्टी फिर भी लोगों का दिल जीतने में पूरी तरह से कामयाब नहीं हो पाई और वो विपक्ष में ही बैठी रह गई। अब बात यह है कि आखिर वो कौन सा ऐसा चेहरा हो सकता है जिस पर हरियाणा प्रदेश की जनता विश्वास करके उसको अपना नेता मान सकती है, जो भारतीय जनता पार्टी का एक विकल्प प्रदेश में बन सकता है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी पिछले तीसरी लगातार योजना से सरकार में है, और विपक्ष में कौन हो, जहां चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा और दीपेंद्र सिंह हुड्डा पर प्रदेश की जनता ने इस बार अपना दांव लगाने का मन बनाया हुआ था, लेकिन गलत टिकट वितरण की वजह से और कांग्रेस की आपसी फूट की वजह से पार्टी सत्ता से दूर रही। अब जो हालात हैं वो ये हैं कि कौन वो चेहरा हो सकता है जिस पर प्रदेश का किसान, मजदूर, युवा, व्यापारी, तमाम वर्ग टकटकी लगा करके देख रहा हो। कौन वो चेहरा हो सकता है जो इनके लिए संघर्ष कर सकता है। कौन वो शख्स है जो अब चूंकि प्रदेश में विपक्ष के सारे नेता घरों में बैठ गए हैं, तो कौन वो है जो इनकी आवाज बन सकता है। पूरा हरियाणा प्रदेश के राजनीतिक सीन को देखने के बाद एक नेता ऐसा दिखाई दे रहा है जो युवा है, एनर्जेटिक है, संघर्ष कर सकता है, और जिसने संघर्ष करके भी दिखाया है, और विपक्ष में रहते हुए वो वास्तव में लोगों की आवाज बनकर के पहले भी उभरा है और भविष्य में भी उभर सकता है। जी हां, मैं बात कर रहा हूं एक ऐसे नेता की जिसकी पार्टी इस चुनाव में कोई बहुत बढ़िया प्रदर्शन नहीं कर पाई। प्रदेश की जनता ने जब इन्हें जो बीजेपी और कांग्रेस दो ही ध्रुवों पर यह चुनाव रहा, तो उस लिहाज से उनकी पार्टी को अच्छे खासे वोट नहीं मिल पाए, लेकिन इतना तय है कि वो संघर्षशील हैं और संघर्ष के बल पर दोबारा वापसी कर सकते हैं। मैं बात कर रहा हूं जननायक जनता पार्टी के नेता, पूर्व उप मुख्यमंत्री, हिसार के पूर्व सांसद, उचाना के पूर्व विधायक दुष्यंत चौटाला की। दुष्यंत चौटाला जिनका जन्म 3 अप्रैल 1988 को हुआ, उनके पिताजी डॉक्टर अजय सिंह चौटाला, माता नैना चौटाला और उनकी पत्नी मेघना अहलावत, जिनसे 2017 में उनकी शादी हुई। और दुष्यंत चौटाला ताऊ देवीलाल के पड़पोते हैं और राजनीति उनको विरासत में मिली है। भले ही राजनीति उनको विरासत में मिली हो, लेकिन वो राजनीति में विपरीत परिस्थितियों में आए हैं
वो खुद भी नहीं चाहते थे इस राजनीति में आना। लेकिन 2013 में एक ऐसी घटना घटी जब उनके पिताजी और उनके दादाजी को जेबीटी का जो मामला था उसमें जेल हो गई, और उसके बाद विदेश में पढ़ रहे दुष्यंत चौटाला को हरियाणा प्रदेश की अपनी सरजमी पर वापस आकर के राजनीतिक में कदम उठाना पड़ा। और 2014 का पहला चुनाव उन्होंने अपने जीवन में लड़ा, जब 26 साल की उम्र में वो हिसार लोकसभा क्षेत्र से इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी की टिकट पर चुनाव लड़ करके जीते, और उन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री चौधरी भजनलाल के बेटे कुलदीप बिश्नोई को उन्हीं के घर हिसार में चुनाव हराया। इस चुनाव की चर्चा न केवल हरियाणा प्रदेश बल्कि पूरे देश और दुनिया में हुई, और 26 साल की उम्र में सबसे युवा सांसद बनने का रिकॉर्ड दुष्यंत चौटाला ने अपने नाम किया। युवा सांसद बनकर के उन्होंने कई ऐसे काम किए जो पूरी जिंदगी भर याद रखे जाएंगे। चाहे खेतों की ढाणियों में अपनी एमपी लेड से उन्होंने जो सांसद निधि कोष है उससे जो पैसा दिया, चाहे उन्होंने पीने के पानी के जो टैंकर गांव में, ढाणियों में, शहरों में उपलब्ध करवाए, वो वास्तव में एक बड़ी लकीर उन्होंने खींचने का काम किया। इससे पहले जितने सांसद यहां से बने, पूरे प्रदेश से बने, उनके पास इस तरह का कोई जो जनहित का कार्य जो इतने बड़े स्तर पर जिससे फायदा हो सके वो उन लोगों ने नहीं किया था। लेकिन दुष्यंत चौटाला ने वो करके दिखाया। ना केवल ये, बल्कि देश की संसद में जब ट्रैक्टर पर टैक्स लगाया गया तो भी वो ट्रैक्टर लेकर के संसद में जाने वाले भारत के पहले सांसद बने थे, इकलौते सांसद वो बने थे। और उन्होंने वहां जो है पहले संसद में संघर्ष किया, सड़कों पर संघर्ष किया, और 5 साल जब वो सांसद रहे, निश्चित रूप से उन्होंने प्रदेश की जनता की आवाज सड़क से और संसद तक उठाने का काम किया। दुष्यंत चौटाला जब 2014 में सांसद बने तो उन्होंने अपनी पार्टी को जिंदा रखने के लिए, अपनी पार्टी को और मजबूती दिलाने के लिए सांसद होते हुए उचाना से, जहां चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी का वो जो है निर्वाचन क्षेत्र रहा, जहां से वो विधायक थे, वहां से उन्होंने चुनाव लड़ा। भले ही वो बहुत कम मार्जिन से चुनाव हार गए, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने लोगों के बीच में लगातार संघर्ष जारी रखा और सांसद रहते हुए प्रदेश की जनता की आवाज लगातार उठाते रहे। इसके बाद एक हालात और परिस्थितियां ऐसी बनी कि इंडियन नेशनल लोकदल को छोड़ करके, क्योंकि उनको इनेलो से निकाल दिया गया था पिता पुत्रों को, और उसके बाद उन्होंने 9 दिसंबर 2018 को जींद की पांडु पिंडारा की धरती पर जननायक जनता पार्टी बनाई। और उस जेजेपी के गठन के बाद उन्होंने तुरंत जो जनवरी 2019 में विधानसभा जींद का उपचुनाव हुआ वो लड़ा। दिग्विजय चौटाला ने बड़ी बहादुरी से चुनाव लड़ा, और रणदीप सिंह सुरजेवाला जो कांग्रेस के राष्ट्रीय स्तर के नेता हैं, उनको बुरी तरह से मात मिली। दिग्विजय चौटाला बहुत कम वोटों से चुनाव हार गए थे। इसके बाद 10 महीने संघर्ष करके 10 सीटें ला करके प्रदेश के उप मुख्यमंत्री बने, और वो मैं ये मानता हूं कि उनके जीवन का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट था जब उन्होंने भारतीय जनता पार्टी की सरकार को बनाने में अपना सहयोग किया। क्योंकि उस दौरान अगर दुष्यंत चौटाला बीजेपी के साथ अलायंस नहीं करते तो जो कुलदीप बिश्नोई के साथ बनी थी, जब उनके 6 में से 5 विधायक उनको छोड़ करके चले गए थे, वही हालात और परिस्थितियां दुष्यंत चौटाला के साथ भी बनती, उनके विधायक भी उनको छोड़ करके चले जाते। लेकिन 4.5 साल वो प्रदेश की सत्ता में रहे, प्रदेश के उप मुख्यमंत्री रहे, लोगों के काम कराए। उन्होंने किसानों के लिए जो एक बहुत दूरगामी सोच का जो उन्होंने एक निर्णय लिया, किसानों की फसलों को मंडियों में बेच करके तुरंत जो है उनके खातों में जो पैसे आए, वो वास्तव में एक दूरगामी सोच का उनका उदाहरण था। इसके बाद दुष्यंत चौटाला, चूंकि उस समय किसान आंदोलन चला राज्य में, और किसान आंदोलन में भी उनको बहुत ज्यादा स्तर पर काम करने का अवसर नहीं मिल पाया सरकार में। बीच में कोरोना का एक बहुत बड़ा समय आया। कोरोना काल के दौरान भी जो है उनको सही ढंग से जो सरकार की नीतियां थी वो लोगों तक पहुंचाने में उतनी कामयाबी नहीं मिल पाई। हालात और विपरीत परिस्थितियां लगातार उनके जीवन में बनी रही।
किसान आंदोलन में उनके इस्तीफे की बार बार मांग की गई। इसके बाद जब समझौता टूटा, 2024 का विधानसभा चुनाव आया, तो दुष्यंत चौटाला ने एक ऐसा बोल्ड फैसला लिया जो वास्तव में यह दर्शाता है कि वो अपने परदादा चौधरी देवीलाल के पद चिन्हों पर चल रहे हैं। चौधरी देवीलाल वास्तव में एक फाइटर नेता थे। चौधरी देवीलाल चैलेंज को एक्सेप्ट करने वाले नेता थे, और जब उनको कोई भी नेता ये चैलेंज कर देता कि इस इलाके से चुनाव लड़ करके दिखाएं, तो उन्होंने वो करके दिखाया। भले ही वो हारे या जीते, वो दुनिया के उन नेता, एक ऐसे नेता बने जिन्होंने एक समय 3 अलग अलग राज्यों से लोकसभा का चुनाव लड़ा। पंजाब के फिरोजपुर से उन्होंने लड़ा, राजस्थान के सीकर से उन्होंने लड़ा, और हरियाणा के रोहतक से लड़ा, और उसके बाद 2 जगह से चुनाव जीत करके वो देश के उप प्रधानमंत्री बने। उन्होंने एक ही समय में आदमपुर से चौधरी भजनलाल के सामने और तोशाम से चौधरी बंसीलाल के सामने चुनाव लड़ करके, जो दोनों बहुत बड़े नेता थे, ये दिखाया कि चौधरी देवीलाल वास्तव में जन नेता हैं। उन्होंने चाहे घिराई से चुनाव लड़ा, चाहे उन्होंने भट्टू से लड़ा, चाहे सोनीपत लोकसभा से लड़ा, रोहतक लोकसभा से लड़ा, तमाम विपरीत हालातों में भी चुनाव लड़ने का काम चौधरी देवीलाल ने किया। उन्हीं के पद चिन्हों पर दुष्यंत चौटाला चले। जब चौधरी बीरेंद्र सिंह, उनके बेटे ब्रिजेंद्र सिंह और प्रेमलता जी और बहुत से नेता इस चीज का प्रचार कर रहे थे कि दुष्यंत चौटाला उचाना की तरफ अब नहीं देखेगा, उसके बावजूद उन्होंने निश्चित हार को देखते हुए भी उचाना की सरजमी को चुना, और उचाना के लोगों के बीच में रह करके उन्होंने फिर से चुनाव लड़ा, और निश्चित हार के बाद भी उनके पैर नहीं डगमगाए, जो यह दर्शाता है कि वास्तव में दुष्यंत चौटाला चौधरी देवीलाल के पद चिन्हों पर चलते हैं, चौधरी देवीलाल के दिखाए हुए रास्ते पर चलने का वो काम कर रहे हैं। दुष्यंत चौटाला ने 10.5 साल के अपने राजनीतिक कैरियर में 5 चुनाव लड़े, जो विरला ही नेता लड़ पाते हैं, और इन 5 चुनाव में वो 2 जीते, 3 हारे। उसके बावजूद लगातार उनका संघर्ष जारी है। अब हम बात करते हैं कि भविष्य में क्या हो सकता है। भविष्य में चूंकि हरियाणा में विपक्ष में राजनीतिक शून्यता आ चुकी है, विपक्ष में कोई ऐसा नेता नहीं दिखाई दे रहा जो प्रदेश के किसान की, मजदूर की, छोटे व्यापारी की, दुकानदार की, महिलाओं की, युवाओं की आवाज को उठा सके। एक नेता सिर्फ दिखाई दे रहा है जो संघर्ष कर सकता है, जिसने ये करके भी दिखाया है जब वो 5 साल विपक्ष में था। वो नेता है दुष्यंत चौटाला। मेरा ऐसा मानना है कि दुष्यंत चौटाला अपने छोटे भाई दिग्विजय चौटाला, जिनको फायर ब्रांड नेता माना जाता है, और अपने पिता अजय सिंह चौटाला और माता नैना चौटाला, और जेजेपी की एक बहुत बड़ी जो टीम है, उसके साथ लग करके एक बार फिर से प्रदेश में विपक्ष का एक बड़ा रोल वो निभा सकते हैं, संघर्ष कर सकते हैं। बहुत से ऐसे नेता हमें मिल जाते हैं जो दुष्यंत चौटाला की इस हार के बाद भी, उनकी पार्टी की इस हार के बाद भी लगातार जेजेपी का प्रचार और प्रसार करने में लगे हैं। एक नेता का मैं आपको उदाहरण देता हूं। तोशाम विधानसभा क्षेत्र है, चौधरी बंसीलाल का विधानसभा क्षेत्र रहा है। वहां से कृष्ण बजीणा हैं, जो प्रदेश के सचिव रहे हैं पार्टी के, अभी फिलहाल वो जिला प्रभारी हैं जननायक जनता पार्टी के भिवानी जिले के। वो ना केवल तोशाम विधानसभा क्षेत्र बल्कि भिवानी जिला और पूरे हरियाणा प्रदेश में लगातार दुष्यंत चौटाला और जननायक जनता पार्टी की नीतियों का प्रचार करने में लगे हुए हैं। और ना केवल कृष्ण बजीणा बल्कि उनके साथ साथ बहुत से और लोग भी हैं जो लगातार पार्टी को आगे बढ़ाने में इन विपरीत हालातों में भी लगे हुए हैं। निश्चित रूप से मेरा ऐसा मानना है कि नए साल से एक नया सवेरा हरियाणा की राजनीति में होगा। दुष्यंत चौटाला अपने परदादा चौधरी देवीलाल की तरह, जिस तरह से उन्होंने संघर्ष किया था जब उनकी चौधरी भजनलाल जी ने सरकार नहीं बनने दी थी, और उसके बाद वो लगातार सड़कों पर रहे, और 1987 में न्याय युद्ध जो उनका लगातार चला, 1987 में एक ऐसी वेव आई प्रदेश में कि एक तरफा लहर उनकी बनी। इसी तरह से प्रदेश की जनता के बीच में दुष्यंत चौटाला जाएंगे, और वास्तव में वो दोबारा से संघर्ष करके अपने आप को, अपनी पार्टी को फिर से स्थापित करने का प्रदेश में काम करेंगे। और पिछली सरकार में चूंकि वो केवल एक हिस्सेदार थे, हो सकता है इस संघर्ष के दम पर अगली सरकार वो खुद के बलबूते पर बढ़ा लें। इन तमाम राजनीतिक घटनाक्रम पर हमारी नजरें बनी रहेंगी। आप लगातार हमारे साथ बने रहें।
हमारे फेसबुक पेज को लाइक और फॉलो करें, यूट्यूब पर चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन घंटी का बटन अवश्य दबाएं, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, अपने बहुमूल्य कमेंट्स अवश्य लिखें। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका अपना प्रद्युमन जोशीला।